बच्चे खेलते समय एक घूमने वाला झूला रोटेटिंग प्लेट पाते हैं जो किसी चीज से अटक गया था। वे तुरंत अपने पिता को बुलाते हैं मदद के लिए, लेकिन जैसे ही दोनों ज्यादा जोर लगाते हैं, अंदर से एक खून से लथपथ इंसानी सिर बाहर लुढ़क जाता है। जल्द ही उस झूले और लाश को फोरेंसिक लैब में लाया जाता है। शाओगी हड्डियों की बनावट देखकर पुष्टि करता है कि मृतक एक पुरुष है जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास है। कैमल शरीर के ऊतकों के रंग बदलने के आधार पर अनुमान लगाती है कि उसकी मौत लगभग 2 दिन पहले हुई थी, लेकिन फोरेंसिक टीम हैरान थी। एक जवान और ताकतवर आदमी आखिर मनोरंजन पार्क के नीचे कैसे मरा? तभी एक सहायक को उसके दांतों पर सिरामिक वेनियर यानी महंगे दांतों की परत मिलते हैं। शाओगी तुरंत पहचान लेता है कि ये बहुत महंगे होते हैं। एक सेट की कीमत लगभग $30,000 तक हो सकती है। इससे साफ था कि मृतक कोई अमीर व्यक्ति था। अजीब बात यह थी कि मौके पर उसका बटुआ या फोन नहीं मिला और उसकी शादी की अंगूठी भी जबरदस्ती निकाल ली गई थी। इससे शक हुआ कि उसके साथ लूटपाट हुई थी। आज हम बोन सीरीज के सीजन 10 एपिसोड 7 टर्निंग प्लेट मर्डर केस की कहानी देख रहे हैं। मृतक की पहचान जल्दी करने के लिए एंजेला ने उसके बचे हुए चेहरे की त्वचा से उसका चेहरा रिक्रिएट किया। फिर 3D स्कैन से पता चला कि उसका नाम टोबी है। उसकी पत्नी ने एक दिन पहले ही उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पत्नी ने बताया कि टोबी एक फाइनेंशियल कंपनी में उच्च पद पर काम करता था। वो बहुत खर्चीला था, टिप भी $100 से कम नहीं देता था। पत्नी को समझ नहीं आ रहा था कि उसका किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। पति ने बताया कि टोबी कभी भी रात भर घर से बाहर नहीं रहता था, चाहे देर से ही क्यों ना आए। जांच में पता चला कि टोबी होराइजन इक्विटीज नाम की कंपनी में ट्रेडर था और अरबों डॉलर के शेयर संभालता था। इससे साफ था कि उसके काम में बड़े फायदे नुकसान जुड़े थे जो हत्या का कारण बन सकते थे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि टोबी कंप्यूटर एल्गोरिथम से मार्केट में पहले ही ट्रेड करके अपने क्लाइंट्स को धोखा देता था और खुद फायदा उठाता था। उसका बॉस कहता है कि यह तरीका अनैतिक है, लेकिन अमेरिका में कानूनी है और जब भी कोई कर्मचारी अच्छा मुनाफा कमाता उसे इनाम दिया जाता था। हालांकि कंपनी में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। पिछले हफ्ते टोबी की एक गलती से कंपनी को $8 मिलियन का नुकसान हुआ था। हालांकि उसने पिछले साल $500 मिलियन कमाए थे, इसलिए बॉस ने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन इससे बाकी कर्मचारी नाराज हो गए थे। एक कर्मचारी ब्लेयर खास तौर पर गुस्से में था क्योंकि उसे भारी कमीशन का नुकसान हुआ था। बूथ को शक हुआ कि ब्लेयर ने गुस्से में टोबी को लूटकर मार दिया होगा, लेकिन ब्लेयर ने इस आरोप को मजाक बताया। उसने कहा कि टोबी टीम के लिए बहुत जरूरी था, उसके बिना कंपनी को और ज्यादा नुकसान होता, इसलिए वो ऐसा बेवकूफी भरा काम नहीं करेगा। उधर लैब में जांच जारी थी। हॉजिंस ने टोबी के सामान में मिले कणों की जांच की और पाया कि उनमें खेल के कपड़े और जंग के कण थे जो मनोरंजन पार्क से मेल खाते थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके जूतों में ये कण नहीं थे। इसका मतलब था कि हत्या कहीं और हुई थी और बाद में लाश यहां लाई गई। हॉजिंस को एक और महत्वपूर्ण सुराग मिला, सल्फर फ्लोराइड नाम की जहरीली गैस के अंश जो आमतौर पर इमारतों में कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल होती है। इससे पता चला कि टोबी किसी ऐसी जगह पर था जहां हाल ही में फ्यूमिगेशन हुआ था, लेकिन उसकी मौत गैस से नहीं हुई थी। ये गैस बहुत कंट्रोल में रहती है और पूरे राज्य में सिर्फ एक कंपनी के पास इसका लाइसेंस था। उनके रिकॉर्ड से असली घटनास्थल का पता लगाया जा सकता था। साथ ही कैमल को टोबी की नाक में कुछ ड्रग्स के अंश मिले, जिनमें एक अज्ञात पाउडर भी था। इससे पता चला कि बाहर से सफल दिखने वाला टोबी अंदर ही अंदर गैर कानूनी कामों में भी शामिल था। आगे जांच में उसके शरीर पर ड्रग्स के इस्तेमाल के निशान मिले, जिससे साबित हुआ कि वो लंबे समय से नहीं ले रहा था। फिर सिर की हड्डी की जांच से पता चला कि उसकी मौत माथे की हड्डी के चूर चूर हो जाने से हुई थी। ऐसे घाव से इंसान कुछ ही मिनटों में मर जाता है, लेकिन खास बात यह थी कि सिर पर कई बार वार किया गया था, जिससे सही हथियार का पता लगाना मुश्किल था। आखिरकार हॉजिंस को बड़ा सुराग मिला। ड्रग्स में मिला पाउडर हंगेरियन ओक पेड़ का पराग था जो सिर्फ 4 जगहों पर मिलता है। कंपनी के रिकॉर्ड से मिलाकर पुलिस ने एक खास विला को पहचान लिया जो टोबी की कंपनी से सिर्फ 2 ब्लॉक दूर था। कैमिल को शक हुआ कि इस विला में कुछ बड़ा राज छिपा है। बूथ और उसकी टीम वहां पहुंचे और देखा कि वहां दिन में ही ड्रग्स और अश्लील पार्टी चल रही थी। बूथ ने तुरंत अपनी पहचान बताकर जगह को सील कर दिया। विला का मालिक नशे में था और अपने वकील को बुलाने की धमकी दे रहा था, लेकिन जैसे ही बूथ ने टोबी की हत्या की बात बताई, वो आदमी अचानक होश में आ गया और बोलने लगा कि उसने सिर्फ टोबी को पार्टी में बुलाया था और कुछ नहीं किया। लेकिन टेक्निकल टीम को बेडरूम में थोड़ा खून मिला जिसे साफ करने की कोशिश की गई थी। इसी बीच लैब में भी नई जानकारी मिलती है। शियाओगू को मृतक की कलाई की हड्डी पर एक कट का निशान मिलता है जो शायद बचाव करते समय लगा था। घाव के आकार से अंदाजा लगाया गया कि हथियार कोई गोल सिलेंडर जैसा था जिसमें एक नुकीला उभार था। एंजेला इस सुराग के आधार पर विला के कमरे में मौजूद सभी चीजों का विश्लेषण करती है और तुरंत बेड के पास रखे एक बांस के स्टैंड मोमबत्ती रखने वाला पर शक करती है। उसके ऊपर लगा नुकीला हिस्सा घाव से मेल खाता था, लेकिन पुलिस को हैरानी होती है जब उस पर मिले फिंगरप्रिंट्स एक वेश्या प्रोस्टिट्यूट के निकलते हैं। वो आते ही कहती है कि वो कातिल नहीं है, वो तो बस टोबी को चादर देने आई थी। उसने बताया कि चादर की कीमत $4,000 थी,
लेकिन टोबी के पास पैसे नहीं थे, तो उसने उसकी कोई चीज गिरवी रख ली। इससे टोबी गुस्सा हो गया और उससे सामान छीनने लगा। झगड़े में उसने उसी बांस के स्टैंड से टोबी के हाथ पर चोट मार दी। बाद में टोबी ने कहा कि वो पैसे ला कर देगा, लेकिन पहले उसे उसका फोन वापस चाहिए था। हॉजिंस ने उस बांस के स्टैंड की जांच की और उस पर मिले रेशे मृतक के कपड़ों से मेल खाते थे। इससे साफ हो गया कि उसी से टोबी के हाथ पर चोट लगी थी, लेकिन स्टैंड का बेस बहुत भारी था। वो सिर की हड्डी तोड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ हो सकता था, यानी यह हत्या का हथियार नहीं था। इसी बीच असिस्टेंट ने पाया कि जबड़े की हड्डी पर खून के दाग और लगभग 25 मिलीमीटर का गोल निशान था। पहले हॉजिंस को लगा कि यह किसी छोटे हथौड़े से हुआ होगा, लेकिन चोट उतनी गंभीर नहीं लग रही थी जिससे वे उलझन में थे। फिर कैमिल की रिपोर्ट आई। खून में थोड़ा स्टार्च, आटे जैसा तत्व था, जो आमतौर पर नाक से खून बहने पर आता है। इसका मतलब था कि वेश्या सच बोल रही थी। बेडरूम में टोबी को सिर्फ हल्की चोट लगी थी, तो असली हत्या कहीं और हुई थी। अब सवाल था, पहली घटनास्थल कहां है? एंजेला ने टोबी का फोन चेक किया। उसे लगा कि जब टोबी ने अपनी अंगूठी और बटुआ छोड़ दिया लेकिन फोन वापस लेना चाहा, तो फोन में जरूर कोई बड़ा राज है। फोन में एक फाइल लॉक्ड थी जिसे आंख यानी रेटिना से ही खोला जा सकता था। कैमिल ने टोबी की आंख में दवा डालकर उसे फिर से स्कैन के लायक बनाया और फाइल खुल गई। उसमें एक रिकॉर्डिंग थी जिसमें टोबी अपने बॉस की रिश्वतखोरी का सबूत इकट्ठा कर रहा था। असल में स्टॉक मार्केट में सेकंडों का फर्क करोड़ों का फायदा दे सकता है। अगर किसी को अंदर की जानकारी पहले मिल जाए तो वो बहुत पैसा कमा सकता है। टोबी ने अपने बॉस की इसी गैरकानूनी हरकत को पकड़ लिया था और उसे ब्लैकमेल कर रहा था। पुलिस जांच में सामने आया कि कंपनी अक्सर गैरकानूनी ट्रेडिंग करती थी, जिससे मालिक मेसन बहुत अमीर बन गया था, जबकि आम निवेशकों का नुकसान हो रहा था। बूथ ने उसे गिरफ्तार कर लिया। शियाओगू ने ध्यान दिया कि ऑफिस की मेज का कोना हत्या के घाव से मेल खाता था और वहां खून भी था, यानी असली हत्या वहीं हुई थी। पूछताछ में मेसन ने माना कि टोबी उसे ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन उसने हत्या से इनकार किया। उसने कहा कि उसका ऑफिस लॉक नहीं होता, कोई भी अंदर आ सकता है, इसलिए सबूत उसके खिलाफ पुख्ता नहीं था। फिर टीम ने खोपड़ी की दोबारा जांच की और पाया कि टोबी का सिर मेज से 9 बार टकराया गया था। अजीब बात यह थी कि चौथी बार में ही उसकी मौत हो गई थी। फिर भी कातिल ने बार बार सिर क्यों पटका? तभी शियाओगू को हड्डी के बीच कुछ छोटे कण मिले। जांच में पता चला कि वे हरे रंग के पत्थर यानी एमरल्ड के टुकड़े थे। इससे बूथ को टोबी का सहकर्मी ब्लेयर याद आया, जो एक पन्ना एमरल्ड की अंगूठी पहनता था। जांच में यह भी पता चला कि हत्या वाली रात वो ऑफिस में मौजूद था। ब्लेयर ने माना कि वो ऑफिस गया था, लेकिन कहा कि वो अकेला था और टोबी से नहीं मिला। लेकिन शियाओगू ने उसका झूठ पकड़ लिया। उसकी अंगूठी पर खून था और पन्ना टूटा हुआ था। सबूत सामने आने पर ब्लेयर ने सच कबूल किया। उसने बताया कि उसने टोबी को बॉस के पैसे चुराते हुए देख लिया था। पहले से ही कमीशन के नुकसान से नाराज था, तो उसने गुस्से में टोबी को सबक सिखाने के लिए अंगूठी पहने हुए मुक्का मार दिया। लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने टोबी का सिर बार बार मेज पर पटका 9 बार। बाद में उसे पता चला कि टोबी मर चुका है। एक पल के गुस्से में उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, जिसकी उसे सजा मिलनी ही थी।